Welcome students to JobsAdda. Here I am with some new current affairs. So let's start. First, आज का करंट अफेयर है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। ठीक है, ये मनाया जाता है जून 26 को। अभी 2 ही दिन हुए हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग मनाया जाता है। बेसिकली ये डे क्यों मनाया जाता है? ये जो ड्रग अब्यूज है हमारी कंट्री में और इवन ग्लोबली भी जो ड्रग अब्यूज चल रहा है, मतलब जो टीनेजर्स हैं, इवन जो अडल्ट भी हैं, कई सारे वो ड्रग्स को, कई सारी दवाइयों को एंड कई सारे जो चीज़ें हैं मॉर्फिन एंड ऑल सच थिंग्स जो है उनको जब यूज़ कर रहे हैं, मतलब एक्सेस अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं, तो उनको एडिक्शन लग जाती है उस चीज़ की। उस एडिक्शन के को हटाने के लिए, उस एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए ये डे मनाया जाता है। और जो ट्रैफिकिंग होती है, मतलब इन चीज़ों की स्मगलिंग टाइप होती है, जैसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट लेके जाना, इवन एक कंट्री से दूसरी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है इन चीज़ों का, सो उसको भी रोकने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये यूएन ने डे लाया था। बेसिकली यूएन का ही जो भी हम इंटरनेशनल डे मनाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो यूएन ही इनिशिएटिव्स लेके आता है ताकि हम अवेयरनेस करवा सकें इन डेज के द्वारा लोगों में कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं हमारे सराउंडिंग में। सो अगर हम उस चीज़ को हेल्प कर सकते हैं लोगों को अवेयर करने में, एजुकेट करने में और लोगों को हेल्दी बनाने में, इस इन्वायरमेंट को, सराउंडिंग को हेल्दी बनाने के लिए, सो उस चीज़ के लिए ये जो इंटरनेशनल डेज होते हैं ये हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ये जो डे है ये 26 को मनाया जाता है। और इंडिया में एक कैंपेन स्टार्ट किया गया, दैट इज़ नशा मुक्त भारत। किस मिनिस्ट्री के अंडर स्टार्ट हुआ है ये कैंपेन? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर थावरचंद गहलोत। चाहे आप इनका नाम याद ना भी रखो, बट ये याद रखना कि ये जो नशा मुक्त भारत है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है। एंड ये कोई फर्स्ट कैंपेन नहीं है, इंडिया बहुत सारे कैंपेन्स पहले भी चला रही है ड्रग अब्यूज़ को लेकर। एंड उनमें से एक जो कैंपेन है उसमें क्या करते हैं, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जितनी भी ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एनजीओज होते हैं, जो ये नॉन प्रॉफिट ग्रुप्स होते हैं, जितने भी रजिस्टर्ड होते हैं, सो उनको फंडिंग प्रोवाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो फंडिंग प्रोवाइड करती है ताकि ये इस चीज़ में और ज़्यादा हेल्प कर सके और ज़्यादा लोगों को रीच कर सके और इनको कोई फंड्स की प्रॉब्लम ना हो कि हमारे पास फंड्स नहीं थे तो हम इतना ही अपना रीच रख पाए हैं। सो इनको फंड्स उस तरह से प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि ये ऑल ओवर द इंडिया हेल्प कर सके लोगों को, जो इनके इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ला सके। उनकी डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, सो बहुत ज़्यादा एजुकेशन सेंटर्स है, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को प्रमोट कर रही है। ठीक है, सो कुछ स्टेट्स हैं जिसमें ऐसे जो इनको फंडिंग होती है वो 90% दी जाती है इन एनजीओज एंड इन नॉन सेल्फ ग्रुप्स को। लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर जो कि अब यूटी बन गई है, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट 94% फंडिंग प्रोवाइड करती है, क्योंकि इनका यहाँ पे देखा गया है कि जो यूथ है वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है इन सब चीज़ों में। सो उस चीज़ को पहले ही हम फर्स्ट स्टेप पे ही अगर रोक देंगे तो वो एक्सट्रीम स्टेज तक ना पहुँचे। सो दैट्स वाई इन स्टेट्स में जो है 94% फंडिंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, सो इंटरनेशनली इस चीज़ को कौन देखता है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर ड्रग कंट्रोल एंड क्राइम प्रिवेंशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, सो इंटरनेशनली ये UNODC जो है इस चीज़ को चेक करता है कि हम किस तरह से अपने जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी हमारे डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, उनको किस तरह से स्ट्रॉन्ग करें और किस तरह से हम ये मैसेज प्रमोट करें आगे हमारे यूथ को, हमारे एडल्ट्स को, हमारे जो भी आगे जनरेशन आ रही है कि ये जो ड्रग अब्यूज़ है दिस इज़ वेरी बैड फॉर आवर हेल्थ और हमारे नेशन के लिए, हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए दिस इज़ नॉट गुड। सो ये देखती है और यही जो है इंटरनेशनली हमें सब गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है। सो नशा मुक्त भारत जो है इंडिया में 2021 में एक कैंपेन लेके आया है इंडिया। ठीक है, सेकेंड इज FATF,
ओके, FATF की फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या करती है, ये जो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ऑब्वियसली, सो इसका जो जो इसका गोल है वो क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो होती है अराउंड द ग्लोब, उस चीज़ को रोकने के लिए ये FATF बनाया गया था। ये बनाया क्यों गया था? ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये चीज़ बनाई गई थी ताकि जो भी टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है या मनी लॉन्ड्रिंग जो भी हो रही है अराउंड द ग्लोब, हम उस चीज़ को पहले ही रोक सकें। उसके चलते ये क्या करते हैं, इनकी लिस्ट होती है, ये उसके अकॉर्डिंगली कंट्रीज़ को रखते हैं। ये कुछ पैरामीटर्स देते हैं कि आपको ये पैरामीटर्स फुलफिल करने हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली कंट्रीज़ को ये लिस्ट करते हैं, ठीक है। सो अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इन्होंने ग्रे लिस्ट किया है फिलीपींस को, साउथ सुडान को, हैती को और माल्टा को। इन कंट्रीज़ को इन्होंने ग्रे लिस्ट किया है। अब ग्रे लिस्ट किया है मतलब कि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ पे चल रही हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग से थोड़ी बहुत रिलेटेड है। सो इनको ये शक टाइप, जो ग्रे लिस्ट है इसका मतलब है कि इनको शक है कि ऐसा कुछ वहाँ पे चल रहा है और इनकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर ये चीज़ दोबारा कंटिन्यू रही तो ये इनको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, ठीक है। ऑब्वियसली अगर ब्लैक लिस्ट में आ गए, वो एक इकोनॉमी के लिए बहुत ही बुरी चीज़ है, क्योंकि ना ही वो उनके साथ कोई ट्रेड करना चाहेगा, ना ही कोई उनकी इकोनॉमी जो है ग्रो करेगी। उनकी जो GDP है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ऑब्वियसली कोई भी कंट्री ऐसी नहीं चाहेगी कि हमारा जो नाम है FATF में ग्रे लिस्ट में हो या फिर ब्लैक लिस्ट में हो। सो आपको पता ही होगा पाकिस्तान जो है 2018 से FATF ने उसको ग्रे लिस्ट में किया है, एंड ये बात चल रही थी कि उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा, बट 2020 में उन्होंने अपने गाइडलाइंस जो है थोड़ी सी फुलफिल करी हैं। सो उसके अकॉर्डिंगली FATF ने यही सोचा है कि अभी इनको ग्रे लिस्ट में ही रखेंगे। सो अभी भी वो ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आए हैं। सो इंडिया कभी भी ग्रे लिस्ट में आया नहीं है। सो इससे ये पता चलता है कि हम ना मनी लॉन्ड्रिंग को प्रमोट करते हैं, ना हम टेररिस्ट फाइनेंसिंग को प्रमोट करते हैं। सो दिस इज़ अ गुड थिंग फॉर अस, ठीक है। सो ये इसका गोल है। अब बेसिकली ये लाया क्यों गया था? ये एक इनिशिएटिव था G7 कंट्रीज़ का, और G7 कंट्रीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी G7 कंट्रीज़ है। कोई नाम ऐसे G से कुछ नहीं होता, G मतलब ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़। उस टाइम पे क्या होगा कि कुछ भी जो डेवलपिंग, तब ये जब कंट्रीज़ होंगी, जब इमर्ज कर रही होंगी अपनी इकोनॉमीज़ को, या तब डेवलप कर रही होंगी, तो उन्होंने ये सोचा कि ठीक है, हम साथ मिलकर एक ऐसी चीज़ लाते हैं जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग को हम रोक सकें। मतलब कि पैसे का जो गैर तरीके से व्यापार होता है, हम अपना पैसा जो है टैक्सेशन पॉलिसी से हम चुराने के लिए उसको गलत चीज़ों में यूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने, ये जो G7 कंट्रीज़ थी, उन्होंने FATF को फाउंड किया। G7 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं ये आपको पता होना चाहिए। कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, UK, US एंड यूरोपियन यूनियन, ठीक है। ये ग्रुप 7 कंट्रीज़ थी जिन्होंने FATF को फाउंड किया था, और इसका मेन मोटो था कि कॉम्बैट करना मनी लॉन्ड्रिंग को और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को, ठीक है। अभी रिसेंटली इन्होंने साउथ सुडान, हैती, माल्टा, फिलीपींस को ग्रे लिस्ट किया है। पाकिस्तान जो है 2018 से ग्रे लिस्टेड है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और ये फाउंड किया था 1918 में, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। सो नेक्स्ट इज CVC। CVC मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर क्या हुआ? विजिलेंस क्या होती है? मतलब आप कहीं भी जाते हैं ना, तो ऊपर आपको लिखा होता है कि आप यू आर अंडर द सर्विलेंस ऑफ कैमरा, तो आपको वहाँ पे पता चल जाता है कि अच्छा हाँ भाई, हमारे ऊपर कैमरे की निगरानी है। तो विजिलेंस इज सेम एग्जैक्ट दैट वर्ड, कि जो हम पे निगरानी रख रहा है किसी चीज़ की। ऑब्वियसली सेंट्रल है तो मतलब सेंटर का कमीशन है ये, ठीक है। सो CVC जो है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, क्या है ये एक एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है, फ्री ऑफ कंट्रोल फ्रॉम एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, क्रिएटेड इन 1964। 1964 में CVC को बनाया गया था, और इसको एक एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया गया,
फ्री ऑफ कंट्रोल फ्रॉम एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की, ठीक है, इसके ऊपर कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो होगी वो कंट्रोल नहीं करेगी। ये अपने आप में एक एपेक्स इंस्टीट्यूट है जो कि विजिलेंस का काम करेगी हमारी सारी सेंट्रल जितने भी ऑफिस डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं, इवन आईएएस और ये जो भी होते हैं आईएएस आईपीएस, इन सबको जो है इनको विजिलेंस का काम कौन करता है, दैट इज सीवीसी, ठीक है। अगर सीवीसी को लगता है कि इनका जो काम है वो अकॉर्डिंगली नहीं हो रहा है, ये मिसकंडक्ट कर रहे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हैं, या ये अपने ओथ के अगेंस्ट जा रहे हैं, या ये लोग जो हैं कुछ करप्शन की एक्टिविटीज़ में इंक्लूडेड हैं, या कुछ भी उनको लगे कि ये एक हमारी कंट्री के लिए ये अच्छा नहीं है, सो वो उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है। 2003 में स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था गवर्नमेंट के द्वारा सीवीसी को। स्टैट्यूटरी स्टेटस मतलब इसके ऊपर एक एक्ट बन गया था कि ये एक्ट के द्वारा सीवीसी जो है वो काम करेगी, और वो एक्ट जो था वो था सीवीसी एक्ट, ठीक है। 2003 में स्टैट्यूटरी स्टेटस गवर्नमेंट ने दे दिया था। बेसिकली ये काम किस एक्ट के अंदर करता है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। मैंने आपको बताया अभी कि ये करप्शन के अगेंस्ट बेसिकली देखता है कि मिसकंडक्ट तो नहीं हो रहा उनके ऑफिस का, या जो लोग हैं करप्शन में इंक्लूडेड तो नहीं है, या ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो इनके प्रोविजंस हैं उसके बाहर तो नहीं जा रहे हैं, सो उसके तहत ही काम करता है। 1988 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो आया था उसके तहत इसको अपनी पावर्स मिलती हैं कि ये इन चीज़ों को देख सके और उन पे आगे रोक लगा सके, ठीक है। 2003 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया गवर्नमेंट से कि ये एक एक्ट जो है ये इसके लिए ही है और इसके ऊपर कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं होगी, ये एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन होगा हमारे इंडिया का। बेसिकली ये न्यूज़ में अभी क्यों है, क्योंकि जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है वो रिटायर हो गए, सो ऑब्वियसली नई अपॉइंटमेंट होनी है, तो उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि इनके मेंबर्स कौन कौन से होते हैं। सेंट्रल विजिलेंस एक होता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो कि इनका चेयरमैन होता है ऑब्वियसली टॉप। सेकंड उसके अंडर होते हैं 2 विजिलेंस कमिश्नर, 2 से ज्यादा विजिलेंस, एक हो सकता है, ठीक है, एक पोजीशन अगर वेकेंट है ओके चलेगा, बट 2 से ज्यादा विजिलेंस कमिश्नर नहीं हो सकते, ये एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको अपॉइंट कौन करता है, इट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट खुद से ही अपॉइंट नहीं करता था, प्रेसिडेंट कब अपॉइंट करता है, जब इसको एक कमेटी होती है वो इनको आगे रिकमेंड करती है कि ये हमने बंदे चूज किए, इसमें से आप चूज करो। और वो कमेटी कौन कौन होती है, प्राइम मिनिस्टर उसका हेड होता है उस कमेटी का, देन ऑनेबल हमारे होम मिनिस्टर जो होते हैं वो होते हैं, एंड एक जो होता है लोकसभा का जो ऑपोजिशन लीडर होता है वो इस कमेटी में बैठते हैं, वो देन वो आगे रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट आगे अपॉइंट करता है ये सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को। सो अभी जो है रिसेंटली 25 जून को सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की अपॉइंटमेंट हुई है, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज़। ऑब्वियसली उनकी अपॉइंटमेंट हुई है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सीवीसी है क्या क्या काम करता है, किस एक्ट के अंदर आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, स्मार्ट सिटीज मिशन बाय हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। स्मार्ट सिटीज मिशन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंदर आता है। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसमें यूपी ने फर्स्ट रैंक लिया है, सबसे मोस्ट पॉपुलर स्टेट है हमारे कंट्री की यूपी, और उसने रैंक फर्स्ट लिया है स्मार्ट सिटी मिशन में। सोचो कितनी बड़ी बात होगी, कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है ये 25 जून 2015 में लॉन्च किया गया था। सो इसकी एनुअली रिपोर्ट बनाई जाती है हर 25 जून को। सो अभी 25 जून गया है तो तभी ये रिपोर्ट आई है। सो उसके अकॉर्डिंगली ये स्टेट्स को रैंक करते हैं कि कौन सी फर्स्ट आई है, कौन सी एस्पायरिंग सिटी है, कौन सी जो है गुड सिटी है। ये किसके अकॉर्डिंगली करते हैं, क्योंकि ये जो मिशन है ये एक स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इसमें क्या करना है कि आपको स्मार्ट सिटीज बनानी है, ठीक है। बहुत सारी स्टेट्स इन्होंने इंक्लूड की हैं। सो उसमें से एक जम्मू एंड कश्मीर भी है जो कि अब यूटी बन गई है, बट ऑब्वियसली वो भी इसके अंदर आपने देखा ही होगा काम चल रहा है फ्लाईओवर के नीचे एंड विक्रम चौक के अराउंड बहुत सारे बोर्ड्स भी लगे हुए हैं कि अंडर स्मार्ट सिटी मिशन। सो वो यही मिशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लाया था 2015 में। हर साल कंट्रीज को रैंक करते हैं, इस साल जो है यूपी जो है फर्स्ट आई है, ठीक है।
सो दैट्स व्हाई इट इज इन न्यूज। अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसका मतलब क्या होता है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब होता है ये वो स्कीम है सेंटर की जिसमें सेंटर तो पैसा प्रोवाइड करेगा, बट सारा पैसा सेंटर प्रोवाइड नहीं करता है। कुछ अमाउंट जो है सेंटर प्रोवाइड करती है, बाकी जो अमाउंट है वो स्टेट खुद से अपने फंड से डालता है। ठीक है, तो इसकी डेडलाइन क्या है? 2023 तक जो है बोला गया है कि वहाँ तब तक हमें ये कंप्लीट करना है मिशन। ज़्यादा लग सकता है, ठीक है, बट एक जो डेडलाइन अगर दे दो तो ऑब्वियसली हम उस हिसाब से काम करते हैं कि हमें डेडलाइन मिली है तो हमें बेस्ट कर रहे हैं। जैसे हमें हो कि हमारा अभी हफ्ते के बाद पेपर है तो हम 2 ही दिन पहले पढ़ेंगे, तो 2 दिन पहले पढ़ेंगे, कितना अच्छा पढ़ेंगे कि ताकि हमें पता होता है कि हमारा कैपेसिटी कितनी है, हम कितना अच्छा पढ़ेंगे, कब स्टार्ट करेंगे। सो उसी हिसाब से ये इन्होंने डेडलाइन दे दी होती है ताकि काम थोड़ा जल्दी हो। और 2023 थोड़ा कोई लेट नहीं है, 2 साल के बाद है। तो उसमें यूपी ने रैंक फर्स्ट किया है। ये आपको पता होना चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, कब लॉन्च किया गया था। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट ILO। ओके, ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नाम से पता चल जाता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब लेबर्स के लिए बनाई गई है। स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ये UN की, 1946 में बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी? बेसिकली 1919 में जब इसको क्रिएट किया गया था, 1946 में इसको UN का स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनाया था। कंफ्यूज नहीं होना, ये बनी थी 1919 में, बट 1946 में इसको UN ने अपने अंडर ले लिया था कि ये हमारी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, हम इसको गवर्न करेंगे। ठीक है, सो 1919 में ये जब बनी, क्यों बनी? ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस थी। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई, वो क्यों खत्म हुई? ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस की वजह से। उस ट्रीटी में ये बताया गया था कि हम अपने वर्ल्ड पीस, जो ग्लोबल पीस है, हम तब तक अटेन नहीं कर सकते जब तक कि हमारे जो लेबर हैं उनको हम अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, उनको एक डिसेंट हम इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे काम करने के लिए, तब तक हम ग्लोबल पीस जो है अटेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंगली वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गई और ILO बन गई। ठीक है, अब इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये पता होना चाहिए आपको, हेडक्वार्टर्स सबके जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन सबके हेडक्वार्टर्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि हेडक्वार्टर जो भी न्यूज़ में होएगी वो हेडक्वार्टर्स आपको एग्जामिनर पूछेगा ही पूछेगा। मेन एम इसका क्या है? टू प्रमोट राइट्स एट वर्क, encourage decent employment opportunities, enhance social protection and strengthen dialogue on work related issues। ठीक है, क्या इनका मेन एम है? राइट एट वर्क। जो भी हमारा, जब हम कोई ऑफिस में जा रहे हैं या जैसे लेबर्स हैं जो भी ये काम कर रहे हैं, उनके राइट्स क्या हैं, क्या क्या हैं, ये प्रमोट करना, उनको ये अवेयर करना कि ये तुम्हारे राइट्स हैं, उनको इनकरेज करना कि डिसेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हें मिले, ये इनकरेज करना गवर्नमेंट्स को। एनहांस करना सोशल प्रोटेक्शन, सोशली उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनके साथ कोई गंदा व्यवहार, कोई जो लोग ऐसे ट्रीट करते हैं उनको कि जैसे वो लोग पता नहीं कितना बुरा काम कर रहे हैं बट वो हमारे लिए ही काम कर रहे हैं। सो सोशल प्रोटेक्शन इज मस्ट। एंड देन स्ट्रेंथन करना डायलॉग ऑन वर्क रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, वर्क रिलेटेड इश्यूज जो भी हैं उनको कोई ऊपर, मतलब कोई उभरने ही नहीं देता। वो कुछ जो लेबर्स ऑर्गेनाइजेशंस तभी बनाई जाती हैं ताकि जो उनकी जो आवाज़ है वो कोई लेके आगे गवर्नमेंट तक रिप्रेजेंट करे। जब कोई उनकी आवाज़ ही नहीं होगी तो वो अपने जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनके इश्यूज हैं, वो वहीं पे दबा लेंगे और वहीं पे वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, हमारा काम ही है कि हम स्ट्रेंथन करें उनके डायलॉग्स ऑन वर्क रिलेटेड इश्यूज। ओके, नेक्स्ट FAO। आज बहुत ज़्यादा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो न्यूज़ में हैं, सो कंफ्यूज नहीं होना, बस इनको नोट कर चलो। इनके हेडक्वार्टर्स एंड ये कब बनी थी, इनका मेन एम, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें।
सो FAO है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये भी UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है। इसका मेन एम क्या है? डिफीट करना हंगर को, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना और फूड सिक्योरिटी ऑल ओवर द ग्लोब को स्टेबल करना, ठीक है। ऐसे ही जो इनकी जो सब पार्ट्स होते हैं वो हर एक कंट्री में होते हैं। तो FAO जो है उसका उस जैसा इनका एम है वैसे ही एम हमारी कंट्री में भी बहुत सारे हैं। जैसे हमारे जो 5 ईयर प्लान आए थे उसमें से जो 5th प्लान था, आपको पता होगा, वो था कि हमें एलिवेट करना है पॉवर्टी को, गरीबी हटाओ। और सो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हम उससे ही रिलेट करते हैं, हम ये चीज़ों से ही अपने आप को हम ये चीज़ों से अपने आप को तैयार करते हैं कि ये जो है ये हमारी एपेक्स बॉडी की तरह काम करती है और हम इनके अंडर इनको देख के इनके जो कदम होते हैं वो अपने आप में अपनाते हैं ताकि हम ये चीज़ें फुलफिल कर सकें, ठीक है। इनका मोटो क्या है? ये फ्रेंच में होता है मोटो, बट आपको फ्रेंच तो ऑब्वियसली नहीं याद रखनी है, तो आपको इंग्लिश में ये लेट देयर बी ब्रेड, मतलब हर किसी के लिए खाना होना चाहिए, ठीक है। 1945 में इसको फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर्स इट इज इन रोम एंड इटली। 42nd, अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि 42nd सेशन जो था FAO कॉन्फ्रेंस का, वो इंडियन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने कंडक्ट किया। अभी ऑब्वियसली कोविड का टाइम चल रहा है तो ये वर्चुअल मीट ही चलती है, मतलब ऑनलाइन ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू चलती है। बट ये 42nd सेशन जो है इंडियन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के जो मिनिस्टर थे उन्होंने कंडक्ट किया है। सो दैट्स वाई FAO जो है वो न्यूज़ में हो जाता है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। आपको पता होना चाहिए कि ये इसकी फुल फॉर्म क्या है। UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ये आपको पता होना चाहिए। फाउंड कब किया गया था, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ठीक है। ये जो 3-4 चीज़ें हैं ये आपको पता ही होनी चाहिए। कंफ्यूज नहीं हो जाना, कंफ्यूज नहीं हो जाना कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आ गई, बस आप इनको नोट करते चलो और इनकी जो मेन की पॉइंट्स हैं वो रिवाइज करते रहना। बाकी तो ये न्यूज़ में डेली रहती ही है, बट इनका जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, NBFCs फुल फॉर्म ऑब्वियसली मैंने आपको पहले ही बताया था, जो भी आपको ऐसे एक्रोनिम्स मिलते हैं उनका फर्स्ट आपका काम होता है उसको डिकोड करना, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है इसकी? नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनीज, ठीक है। नाम से ही क्लियर हो गया कि नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग, फाइनेंस तो करती है ये लोगों को, बट ये नॉन बैंकिंग है, मतलब बैंकिंग जैसा काम इसका नहीं है फुल, ऑब्वियसली। तो ये इनकॉर्पोरेट कहाँ होंगी? अंडर कंपनीज एक्ट 1956। बैंक भी जो होता है वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होता है, बट वो उसके साथ साथ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है उसके अंडर भी आता है। ये जो NBFCs है ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर नहीं आता, ये सिर्फ और सिर्फ कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर इनकॉर्पोरेट की जाती है। अब ये न्यूज़ भी क्यों है? रिजर्व बैंक ने थर्सडे को इशू की है गाइडलाइंस ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज टू इन्फ्यूज ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी इन द प्रैक्टिस। सो RBI ने NBFCs के लिए उन्होंने गाइडलाइंस डिस्ट्रीब्यूट की हैं कि जो भी NBFCs हैं वो NBFCs जो है वो क्या करेंगी, अपना जो डिविडेंड है वो ग्रेटर करेंगी ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे हमारे सिस्टम में और यूनिफॉर्मिटी रहे प्रैक्टिस में। ये नहीं कि कोई कंपनी जो है कम दे रही है, कोई कंपनी ज़्यादा दे रही है, तो डिविडेंड एक जैसा यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए और ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए सिस्टम में RBI ने ये गाइडलाइंस डिस्ट्रीब्यूट की है NBFCs के लिए, ठीक है। NPA की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। उनकी रेशियो क्या होनी चाहिए? शुड बी लेस देन 6% फॉर डिविडेंड डिक्लेरेशन, ठीक है। 6% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए डिविडेंड डिक्लेरेशन के लिए NPA की रेशियो, ठीक है। अब NPA क्या होता है?
जब कोई भी कंपनी या बैंक कोई भी आपको लोन देती है, तो जब आप हम उसको लौटा नहीं पाते हैं, तो वो जो कंपनी या बैंक होती है उनका एनपी हो जाता है, मतलब उनका लॉस हो गया। सो उनकी जो बैलेंस शीट है उसमें वो हो जाता है कि ये एनपीए है, इतना जो है इनका जो मनी था जो इनको मिलना था वापस इंटरेस्ट के साथ, वो इनको नहीं मिला। सो वो उसका एनपीए हो जाता है। सो दैट्स व्हाई एनपीए रेशियो जो है वो 6% से कम नहीं होनी चाहिए, और ज़्यादा तो ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए। द गाइडलाइंस विल बी एप्लीकेबल टू एनबीएफसीज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। ये सब एनबीएफसीज पे लागू नहीं होंगी, उन्हीं एनबीएफसी पे होंगी जो आरबीआई जो है रेगुलेट कर रहा है। ऑब्वियसली छोटी मोटी एनबीएफसीज बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन जो लार्जर स्केल पे काम कर रही हैं, जो सेंटर के लेवल पे काम कर रही हैं एनबीएफसीज, और आरबीआई उसको रेगुलेट कर रहा है, उनके लिए गाइडलाइंस निकाल रहा है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए रेगुलेट होगी। ठीक है। सो डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब होता क्या है, जो अभी इन्होंने ऊपर लिखा कि डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है ग्रेटर कर रहा है ट्रांसपेरेंसी और यूनिफॉर्मिटी के लिए। पर डिविडेंड पे आउट रेशियो होता क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड्स paid to shareholders relative to the company's net income. ओके, ये वो रेशियो है जो कि टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड्स जो है शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं कंपनी के नेट इनकम के साथ मिला के, जो उनको डिविडेंड्स शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। ओके, सो आपको ये पता होना चाहिए कि डिविडेंड पे रेशियो की क्या डेफिनेशन है, और एनबीएफसीज जो है वो क्या होती हैं, किसके अंडर रजिस्टर्ड होती हैं, वो बैंकिंग सेक्टर से डिफरेंट क्यों होती हैं। बेसिकली ये डिमांड डिपॉजिट्स जो होते हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करते, बाकी बैंकिंग की तरह क्रेडिट्स भी देते हैं, लोन्स भी देते हैं, ये सब काम करते हैं, बस ये डिपॉजिट्स नहीं लेते। और इवन ये जो कमर्शियल पेपर्स जो होते हैं उनका भी सेल आउट करते हैं, बट ये डिपॉजिट्स नहीं लेते। दैट्स वाई इनको हम बैंकिंग के अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि बैंक का तो मेन काम ही यही होता है कि हमारे डिपॉजिट्स को रखता है, उनकी वो लायबिलिटी बन जाती है। ठीक है, सो ये वैसा नहीं करता, ये सिर्फ क्रेडिट देता है, लोन देता है और कमर्शियल पेपर को सेल करता है। ओके, नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नाम से पता चल जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब फॉरेन से जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है किसी भी कंट्री में, दैट इन्वेस्टमेंट इज नोन एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इंपॉर्टेंट रोल इसका क्या होता है कि कोई भी इकोनॉमी है उसका जो ग्रोथ है वो कहाँ से देखा जाता है, हम कितने ग्लोबली अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कितने हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कितना अच्छा है, ताकि बाहर की जो कंपनीज है वो हमारे में इन्वेस्ट करना चाहती हैं। तो जो भी इकोनॉमी है, कोई भी इकोनॉमी है वर्ल्ड में, वो इसी चीज़ से मेजर की जाती है कि कैसी वो अच्छी है या वो लॉस में जा रही है या गेन में जा रही है, वो इसी इंस्ट्रूमेंट से देखी जाती है। ठीक है, सो न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि इंडिया रिसीव $64 बिलियन एफडीआई इन 2020, और ये 5th लार्जेस्ट रेसिपिएंट बन गया है इनफ्लोज इन वर्ल्ड। ये यूएन ने बोला है कि इंडिया ने 64 बिलियन एफडीआई 2020 में, डिस्पाइट ऑफ कोविड-19, फिर भी इंडिया ने 64 बिलियन जो एफडीआई है खुद में इनफ्लो करवा ली है, और ये 5th लार्जेस्ट रेसिपिएंट बन गया है एफडीआई का। जो बाकी कंट्रीज थी जो भी टॉप पे होती थी उनका बल्कि नेगेटिव ग्रोथ हुआ है, और इंडिया ने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया है इस चीज़ में। तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर अस। और ये रिपोर्ट जो है वो कौन लाता है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन का ही पार्ट है। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है ये रिपोर्ट तैयार करता है कि एफडीआई कौन कौन सी कंट्री में, और भी रिपोर्ट्स तैयार करते हैं ये, बट इनका ये आज ऑब्वियसली एफडीआई न्यूज़ में है, तो ये एफडीआई की जो उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ में 2020 में एफडीआई किस किस कंट्री में सबसे ज़्यादा इनफ्लो हुई है। सो इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट रेसिपिएंट बन गया है। ठीक है, सो इंडिया ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं एफडीआई को लेके, बहुत सारी चीज़ें
जो है गवर्नमेंट हमारी करती रहती है ताकि हमारी जो FDI है वो बेटर होता रहे। सबसे पहले तो हमारी FDI कब स्टार्ट हुई थी, जब LPG रिफॉर्म्स आए थे 1991 में, आपको पता ही होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सो उसके चलते हमारे FDI जो है स्टार्ट हुई थी और हमें लगा था कि हाँ हमारी कंट्री में भी जो इन्वेस्टर्स हैं फॉरेन कंट्रीज से वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो एक हमें वो होता है ना कि हमें एक किरण दिखाई दी थी कि हाँ नहीं ऐसा हो सकता है। सो उसके चलते फिर इंडिया ने बहुत सारे अपने जो अपने गवर्नमेंट सेक्टर्स में बहुत सारे जो रिफॉर्म्स लाए हैं। जैसे पहले जो थे 26% तक ले सकते थे FDI, फिर उसके बाद 46% किया। अभी रिसेंटली 2020 में डिफेंस सेक्टर में बाय ऑटोमेटिक रूट जो FDI था उसको उन्होंने 74% कर दिया है। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट रिफॉर्म्स लाती रहती हैं ताकि हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो करे। और FDI ये कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि FDI जिस भी कंट्री में जा रहा है, जो भी रेसिपिएंट कंट्री है, जो भी रिसीव कर रही है FDI, वो कंट्री जो है उस जितना ज़्यादा FDI होगा उस कंट्री की जो करेंसी की डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सो करेंसी की डिमांड इंक्रीज़ होगी तो जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो रेशो है वो ऑब्वियसली चेंज होगा। सो हमारा जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारा ट्रेड में जब हमारा नाम होगा, हम इस चीज़ में थोड़ा फास्ट होंगे, सो ऑब्वियसली वो हमारी GDP में ग्रोथ दिखाएगा। सो इसीलिए जो FDI है वो एक कंट्री इतना फोकस करती है कि हमारा FDI जो है वो पॉजिटिव में ही रहे। सो इस बार जो इंडिया ने इतना अच्छा ग्रोथ दिखाया है, सो इट्स अ गुड थिंग। नेक्स्ट INS कदम्बा। ओके, ये एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट सी बर्ड करके। उसमें जो इंडिया की जो भी नेवल बेसिस हैं उनको बनाया जाने का एक काम दिया गया है, ठीक है। सो INS कदम्बा जो है उनमें से एक है, ये इंडिया का नेवी बेस है जो कहाँ पे है, कारवार, कर्नाटका में। ये आपको पता होना चाहिए। ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट नेवल बेस होगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो, ये प्रोजेक्ट सी बर्ड जो है इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्शन ऑफ नेवल बेस ओवर एन एरिया ऑफ 11,169 एकर्स। बहुत ज़्यादा एरिया होता है ये। सो इसमें ये प्रोजेक्ट सी बर्ड जो है ये नेवल बेस बनाएगा, ये कंस्ट्रक्ट करेगा। और INS कदम्बा जो है उसमें से एक है। और INS कदम्बा जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट नेवल बेस होगा। ओके, और ये कहाँ पे होगा, ईस्ट ऑफ स्यूज कैनाल। ईस्ट ऑफ स्यूज कैनाल, स्यूज कैनाल के बारे में आपको पता होना चाहिए मैप में कि स्यूज कैनाल जो है एक मैन मेड कैनाल है, ठीक है। ये क्या करती है, ये रेड सी को मेडिटेरेनियन सी के साथ जोड़ती है। और वहीं से स्यूज कैनाल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कैनाल है। क्यों, ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक सिल्क रूट का भी पार्ट रह चुका है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेड। और ये वहाँ पे इजिप्ट में है। सो इजिप्ट का जितना भी ट्रेड होता है, इवन जो यूरोप और एशिया, अफ्रीका, ये तीन जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ये वहाँ से जो ट्रेड होता है, स्यूज कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको मैप में लोकेट होना चाहिए कि ये कहाँ पे लाई करते हैं। ओके, ठीक है। Okay, MCQs. With reference to NBFCs, consider the following statements. First, dividend payout ratio is the ratio of the total amount of dividends paid to shareholders relative to a company's net income. मैंने अभी आपको dividend payout ratio की definition बताई, so ये आपको पता होनी चाहिए. This is right. Second, for an NBFC which is a core investment company, the maximum dividend payout ratio can be 90%. ठीक है। सो इसके आंसर्स जो है मैंने आपको पहले भी बोला था, MCQs जितने आप खुद सॉल्व करेंगे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी प्रोग्रेस हो रही है। सो आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट, ओके, India is among the countries that have witnessed a negative growth in FDI equity inflows in 2020. Second is India is fifth largest recipient of
FDI inflows in the world in year 2019 and 20. So आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए. Next is with reference to International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, consider the following statement. It is observed annually on 21st June. Theme of 2021 day is share facts on drugs and save lives. मैंने आपको उसका थीम नहीं बताया था वहाँ पे. So इस बार का जो थीम है, this is right, इस बार का जो थीम है वो यही है, शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स और सेव लाइव्स. ठीक है. सो ये 2021 का थीम है ऑल ओवर द ग्लोब, सिर्फ इंडिया का नहीं है. इंडिया का इस कैंपेन स्टार्ट किया नशा मुक्त भारत. सो यूएन ने ये थीम दी है, दैट इज शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स एंड सेव लाइव्स. ओके. सो ये ऑब्वियसली रॉन्ग है, इट इज 26 जून. दिस इज टी, बी इज द ओनली आंसर. नेक्स्ट. ओके. ये न्यूज़ में आपको पता होगा कि लॉर्ड जगन्नाथ यात्रा जो निकलती है हर साल होती है, बहुत ज़्यादा फेमस है ये यात्रा. ऑल ओवर इंडिया जो लोग हैं बहुत मानते हैं भगवान को. सो आपको पता होना चाहिए अभी इनकी स्नान यात्रा शुरू हुई है. ये कोई नहीं पूछेगा कि आपको कि लॉर्ड जगन्नाथ की स्नान यात्रा हुई है, अच्छा उस यात्रा में क्या क्या होता है, कितने लोग आते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए लॉर्ड जगन्नाथ का जो टेम्पल है वो कहाँ पे है. सो उनके नाम से ही पता चल जाता है. सो पुरी में. ओके. नेक्स्ट. Consider the following statement regarding Project Seabird. It will be Asia's largest naval base and further strengthen the operational readiness of armed forces. ये मैंने आपको अभी बताया. Then INS Kadamba is an Indian Navy base located in Kerala. So it is not in Kerala, it is Karnataka. So only A is the right answer. So this is it for today. आपको जितना मैंने आज करवाया, आज थोड़े ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा थी, उनके हेडक्वार्टर्स, उनका जो मेन एम है, सो प्लीज़ उनको रिवाइज़ करें. और जितना भी पहले करवा चुके हैं वो सब रिवाइज़ करते रहिए, आपको हेल्प होगी उससे. ठीक है. सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. सो स्टे होम, स्टे सेफ. ओके. थैंक यू.